दोस्तों, इस क्लास में हम मुगल वंश के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में बात करेंगे। देखिए, यह वन लाइनर है। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसे जल्दी से कवर करेंगे। तो देखते हैं, बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक था। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना रियासत में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना के शासक थे। उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का पांचवा वंशज था। अपनी माता की ओर से वह चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर का संबंध तुर्कों की चगताई शाखा या जनजाति से था। तो बाबर का संबंध किससे था? तुर्क की चगताई शाखा से। ओके। 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11-12 वर्ष की आयु में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर की नानी एहसान दौलत बेगम का उसके शुरुआती जीवन और शिक्षा पर गहरा प्रभाव था। तो किसका प्रभाव था? नानी एहसान दौलत बेगम का। बाबर का शुरुआती सपना अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद को जीतना था। जो स्टार्टिंग उसका सपना था, उस समरकंद को जीतना था। बाबर ने 1497 ईस्वी में पहली बार समरकंद जीता, लेकिन वह वहां केवल 100 दिन तक ही शासन कर सका। 1501 ईस्वी में उज़्बेक शासक शैबानी खान ने सर ए पुल के युद्ध में बाबर को बुरी तरह से हराया। सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? 1501 ईस्वी में। सर ए पुल के युद्ध में ही बाबर ने उज़्बेकों से युद्ध की तुलुगमा पद्धति सीखी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलुगमा पद्धति कहाँ से सीखी बाबर ने? तो सर ए पुल के युद्ध से। सर ए पुल का युद्ध। शैबानी खां से संधि के तहत बाबर को अपनी बहन खानजादा बेगम का विवाह उससे करना पड़ा था। 1504 ईस्वी में बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल पर अधिकार कर लिया। आगे देखें, काबुल विजय के बाद ही बाबर के मन में भारत विजय की इच्छा जागृत हुई थी। जब वह काबुल पर अधिकार कर लिया, उसके बाद उसके दिमाग में ये चलने लगा कि अब जो है हिंदुस्तान को जीता जाए। 1507 ईस्वी में बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। 1511 ईस्वी में ईरान के शासक इस्माइल सफवी की मदद से उसने पुनः समरकंद जीता, लेकिन वह वहां टिक नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि इस्माइल सफवी एक शिया था और बाबर को उसने शिया संप्रदाय अपनाने के लिए कहा, और समरकंद की जनता जो है वो सुन्नी थी और विद्रोह कर दी। ठीक है, समरकंद में समर्थन पाने के लिए बाबर ने कुछ समय के लिए सिया वस्त्र यानी कि लिबास पहने और सिक्के चलवाए, जिसपे जो है इस्माइल सफी और इमामों के नाम थे। भारत पर बाबर का पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा यानी भीरा पर हुआ था। इसी आक्रमण यानी बाजौर में पहली बार बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया गया। बाबर ने भारत विजय के लिए कुल 8 युद्ध यानी 4 सीमावर्ती 4 मुख्य युद्ध लड़े थे। ठीक है। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसने किसने किया था? पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी था और इब्राहिम का चाचा आलम खान था। बाबरनामा के अनुसार मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने भी उसे दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया था, यानी आमंत्रित किया था, अपना एक दूत भेजा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर के पास लगभग 12,000 सैनिक थे, जबकि लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलगुमा और रूमी यानी उस्मानी युद्ध नीति का सफल प्रयोग किया था। यानी इन्हीं युद्ध नीतियों से ही पानीपत का युद्ध था, वह बाबर जीत गया। उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रमुख तोपची थे, यानी आर्टिलरी कमांडर्स थे। कौन कौन थे? एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, यह बात जानते रहिए। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने आगरा पर अधिकार कर लिया। तो पानीपत के बाद जस्ट वह जो है दिल्ली की तरफ गया और दिल्ली के बाद आगरा।
इस जीत की खुशी में काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का देने के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। बाबर को जो है कलंदर भी कहा गया। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जो उसने बाबर को भेंट किया था। खानवा के युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। उसने शराब न पीने की कसम खाई, शराब के पात्र तुड़वा दिए थे। बाबर ने सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक कर भी माफ कर दिया था। खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी यानी विधर्मियों का कत्ल करने वाला की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर का अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, जिसमें जो उसने अफगानों के विरुद्ध लड़ा था। आगे देखें। घाघरा का युद्ध इतिहास का पहला युद्ध माना जाता है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा को चगताई तुर्की भाषा में लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में थी बाबरनामा? तो चगताई तुर्की भाषा में। अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरीज और जॉन लेन एस्किन ने किया था। ये आप जानते रहिए, पूछा गया है। बाबरनामा में बाबर ने भारत की जलवायु, वनस्पति और पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया है। बाबर ने भारत के आम को फलों का सर्वश्रेष्ठ बताया है। वैसे भी आम जो है फलों का राजा होता ही है। उसने भारत के 5 मुस्लिम राज्यों दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात, बहमनी का उल्लेख किया है। बाबर ने भारत के 2 शक्तिशाली हिंदू राजाओं विजयनगर के कृष्णदेव राय और मेवाड़ के राणा सांगा का वर्णन किया है। उसने कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर ने भारतीय गणना पद्धति अरब, खरब, नील, पद्म, शंख की बहुत प्रशंसा की है। ये देखें तो बाबर के अनुसार भारत के लोग सुंदर नहीं थे। यहाँ अच्छे अंगूर नहीं थे, तरबूज नहीं मिलते थे। अंगूर तरबूज मिलते थे लेकिन अच्छे वाले नहीं मिलते थे बाबर के हिसाब से। बाबर ने मुबैयान नामक एक नई काव्य शैली यानी पद्य शैली का विकास किया था। उसने दीवान और रिसाल ए उसज जैसी पुस्तकें भी लिखी थी। तो वो जो है कवि और लेखक भी था। बाबर को बाग बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा में आराम बाग नूर ए अफगान बनवाया था। बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। उसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया। किसने काबुल में दफनाया, यह बात वीडियो में है, आप उसे देख लेंगे वहां से। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, लाल। अपनी मृत्यु से पहले बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसने हुमायूं को वसीयत दी थी कि वह अपने भाइयों के साथ उदार व्यवहार करे। आगे देखें तो बाबर की वसीयत में धार्मिक सहिष्णुता और न्याय पर जोर दिया गया था। उसने हुमायूं को सलाह दी थी कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए गौवध न होने दे। बाबर ने पोलो खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था। वह एक कुशल सेनापति था, लेकिन वह एक महान साम्राज्य निर्माता या प्रशासक नहीं बन पाया। सेनापति तो था लेकिन जो है साम्राज्य निर्माता और प्रशासक नहीं बन पाया। उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा नक्शबंदी सूफी सिलसिले के अनुयायी थे। के थे नक्शबंदी सूफी सिलसिले के। और जो है बाबर क्या था, सुन्नी था। बाबर का नाम सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के कहने पर रखा गया था। भारत आने से पहले बाबर का जीवन लगभग 33 वर्षों तक अस्थिर और भटकाव भरा रहा है। बाबर ने सिल्वर सिक्का यानी चांदी का सिक्का बाबरी और शाहरुखी जो परंपरागत था चलवाया था। शाहरुखी सिक्का और बाबरी सिक्का। उसने भारत की नदियों वर्षा ऋतु की बहुत प्रशंसा की है। बाबरनामा के अनुसार भारत में कारीगरों की संख्या बहुत अधिक थी। वे अपने काम में बहुत निपुण थे। यानी बाबर ने भारत के कारीगरों की प्रशंसा की है।
हुमायूं ने अपना पहला सैन्य अभियान हिसार और फिरोजा 1526 ईस्वी में बाबर के नेतृत्व में लड़ा था। तो हुमायूं का अपना पहला अभियान कहाँ था? हिसार और फिरोजा वाले एरिया में। शेरशाह सूरी कभी बाबर की सेना में एक सेनापति के रूप में शामिल हुआ था। बाबर ने हुमायूं को शेरशाह सूरी से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। बाबर के तोपखाने की आवाज से लोदी के हाथी डरकर पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को कुचल दिए। पानीपत के युद्ध की बात है यहाँ पे। ठीक है। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को मात्र 1 घंटे में पराजित कर दिया था। हालांकि कुछ और समय लगा था, जानते रहिए। बाबर को अपनी आत्मकथा में अपनी कमियों और गलतियों को भी ईमानदारी से लिखने के लिए जाना जाता है। तो उसने आत्मकथा लिखी ना, बाबरनामा, ने उसमें सब कुछ लिख दिया, अपनी कमियों को भी लिख दिया था। है? इसलिए जो है ये जाना जाता है। मुगल शब्द मूल रूप से मंगोल शब्द से निकला है। बाबर की पहली पत्नी का नाम आयशा सुल्तान बेगम था। बाबर के दादा का नाम अबू सईद मिर्जा था, जो तैमूरी वंशज थे। बाबर ने समरकंद पर कुल 5 बार आक्रमण किए थे। 1516 ईस्वी में उस्ताद अली बाबर की सेवा में शामिल हुआ था, जिसे उसने तोपखाने का प्रमुख बनाया था। बाबर ने सियालकोट को भारत का प्रवेश द्वार बताया है और 1520 ईस्वी में इसे जीत लिया था। 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर कब्जा कर लिया। बाबर ने पानीपत की जीत का श्रेय अपने धनुर्धारियों और घुड़सवारों को दिया है। आप इसे बहुत अच्छे से जानते रहिए। बाबर ने क्या कहा कि जो पानीपत का युद्ध जीता उसमें मुख्य योगदान किसका था? तो धनुर्धारियों और घुड़सवारों का था। है? उस्ताद अली या तोपखाने का नहीं था। इब्राहिम लोदी की मां ने कथित तौर पर बाबर को जहर देने की कोशिश की, वह बच गया। बाबर शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली था। कहा जाता है कि वह 2 सैनिकों को बगल में दबाकर किले की दीवार पर दौड़ सकता था, यानी बहुत बलशाली था बाबर। मुगल साम्राज्य ने भारत पर कुल 316 वर्षों तक, यानी 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किया है। बाबर ने भारत को हिंद कहकर पुकारा है। उसने उल्लेख किया कि भारत में रहने वाले लोग अक्सर नग्न, यानी कम वस्त्रों में रहते थे, यानी नीचे वाला वस्त्र पहनते थे, अक्सर नग्न नहीं, कम वस्त्र पहनते। बाबर के अनुसार भारत में हमाम, गर्म पानी के स्नान घर नहीं थे। उसने मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर को भारत की भौगोलिक विशेषता बताया है। बाबर की शिक्षा में दरबार की स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान था। बाबर ने कांधार को 1507 में पहली बार जीता था। आगे देखें तो उस्मानी विधि के तहत 700 बैलगाड़ियों को आपस में जोड़कर उनके पीछे तोपें रखी जाती थी। तो पानीपत के युद्ध में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, उसमें जो है उसने जो उस्मानी विधि का प्रयोग किया, उसमें 700 बैलगाड़ियों को आपस में जोड़कर उसके पीछे तोपें रखी थी। बाबरनामा के अनुसार भारत में सोने चांदी का भंडार बहुत बड़ा था। बाबर ने हुमायूं को आगरा का प्रशासन चला संभालने के लिए भेजा था। मिर्जा हैदर की पुस्तक तारीख ए रसीदी बाबर के समय की एक महत्वपूर्ण रचना है, यानी महत्वपूर्ण स्रोत है। बाबर के शासनकाल में हुमायूं को बदख्शा का गवर्नर बनाया गया था, जहां से वो वापस आ गया था। फिर उसे संभल का गवर्नर बनाया गया। कहाँ का? संभल का। और तभी वो बीमार हो गया। बाबर ने भारत के लोगों की गणना करने की विधि को अद्भुत माना है। उसने लिखा है कि भारत के लोग युद्ध में वीरता से लड़ते हैं, लेकिन संगठित नहीं है, संगठन नहीं है, बाकी जो है बहुत वीर हैं भारतीय। बाबर के आगमन से भारत में एक केंद्रीय मजबूत शासन की नींव पड़ी। बाबर को मध्यकालीन भारत के सबसे विद्वान और पराक्रमी राजाओं में गिना जाता है। राजाओं में नहीं, बादशाहों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।